गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कल आपका फिजिक्स का पेपर होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। आपने साल भर जो मेहनत की है और उसी पैटर्न के अनुसार उसी तरीके से आपका पेपर जाए और बहुत अच्छे मार्क्स आपके आए। अब मैं कुछ इस वीडियो में आपको ऐसे टिप्स दे रहा हूं जो आपके कल के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखने वाले हैं। उसका रीजन क्या है कि बहुत बार बच्चे पढ़ाई तो बहुत कर लेते हैं लेकिन पेपर हैंडल सही से नहीं कर पाते। तो आपको किस प्रकार से पेपर को सोल्व करना है, सेक्शन बाय सेक्शन कैसे करना है, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं या कोई सेक्शन को छोड़ के करना है, वो सारी चीजें और मैक्सिमम मार्क्स आपके कैसे आ सके उस पर अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि आप कल आपका एग्जाम होने वाला है 16 फरवरी को। टाइमिंग आपकी रहने वाली है 3 घंटे और 15 मिनट। तो पूरा आराम से 3 घंटे 15 मिनट आपको यूज करना है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी करें। ठीक है, पेपर आराम से, टाइम बहुत है, 56 नंबर का जो पेपर है और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़े ज्यादा है बट छोटे सवाल है। तो अभी मैं उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा किस प्रकार उनको सोल्व करना है आपको, तो किस प्रकार से अपन पेपर को करें और कैसे 56 में से 56 प्राप्त करें। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। अपने पेपर के अंदर क्या होता है, 4 सेक्शन में अपना पेपर चलेगा। कितने सेक्शन आएंगे? 4 सेक्शन। अब उन 4 सेक्शन में आपको क्या करना है, यदि आप अच्छे से पढ़ाई करिए साल भर आपने, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप सेक्शन सी पहले करें, बी पहले करें, डी पहले करें। आप सेक्शन ए से स्टार्ट करें। ठीक है, सेक्शन ए का जो सबसे बड़ा पोर्शन है अपना सेक्शन ए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सवाल इसी में। ठीक है, तो करना कैसे है, देखो पहली बात तो मैं बता दूं कि सेक्शन 1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा ना आपका, उसके अंदर 18 ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे। कितने? 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और सभी क्वेश्चन कितने कितने नंबर के रहेंगे? आधे आधे नंबर के सारे सवाल रहने वाले। 18 सवाल है आधे नंबर के, तो कितने नंबर हुए? 9 नंबर का पहला सवाल है आपका, आधे नंबर है हर सवाल के, तो 9 नंबर का पहला सवाल हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, उसमें 10 फिल इन द ब्लैंक यानी कि रिक्त स्थान आने, जिसमें डेफिनेशन वगैरह है, ठीक है, कोई अनुपात है, ऐसा चीजें पूछी जाएगी। अभी मैं वो भी बात बताऊंगा आपको कि कौन से चैप्टर में से लास्ट टाइम आप क्या रिवाइज करके जाओगे, कौन से टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है, वो भी मैं इस वीडियो में आपके डिस्कस करने वाला हूं। तो अंत तक वीडियो को देखना है और मेरी गारंटी है जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं आप वो करके एक बार रिवीजन करके जाना, कल आपको 90% वो बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड रहेगा वो 10 फिल इन द ब्लैंक रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन फिर से आधा नंबर का रहेगा। ठीक है, इसमें फालतू चीज नहीं लिखनी है, जो पूछा है उतना शॉर्ट एंड स्वीट आंसर, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है। और ये 10 क्वेश्चन आधे आधे नंबर के, फिर 5 नंबर, पहला 9 का हो गया, दूसरा 5 का हो गया। अब सेक्शन फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें 10 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। अब इसमें लिखा हुआ रहेगा या तो एक पंक्ति में दीजिए आंसर या 2 पंक्ति में, तो आप कोशिश करें 2 पंक्ति तक लास्ट अपना आंसर लिख देवे, क्योंकि इसमें शॉर्ट कोई परिभाषा है, विमेय सूत्र है, कोई सीधा संबंध संबंध वाला कोई सूत्र है, ऐसा छोटा न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि इसमें 5-6 लाइनें भर दो, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, 1 से 2 लाइन में शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ये 10 सवाल आएंगे और 10 के सभी के 1-1 मार्क्स यानी कि 10 नंबर। टोटल अपना जो फर्स्ट सेक्शन है वो आता है वाला आपका 24 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 24। 3 क्वेश्चन है और इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक और मतलब मल्टीपल क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आ रहे हैं। तो पहला सेक्शन अपने लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, कोई ऑप्शन वाला होता है उसके अंदर थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो सावधानी पूर्वक करना है। एक बार आप आराम से सोल्व करें, रफ करिए लास्ट पेज में, फिर यहाँ पर आपको आंसर टिक करना है। ओके, आगे चलते हैं। सेक्शन जो बी है आपका, इस बी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक। भाई 4 से लेकर कहां तक आने वाले हैं? 13 तक। बोलो कितने क्वेश्चन हुए? 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए? 10। और ये जो है ये मीडियम साइज के क्वेश्चन है आपके, मीडियम साइज यानी ना ये बिल्कुल छोटे हैं ना ये बहुत बड़े हैं। 1.5 नंबर का प्रत्येक सवाल रहेगा, 10 सवाल को आप जोड़ोगे तो ये नंबर रहने वाले हैं कितने, यानी 15 अंकों का सेक्शन बी है आपका। बोलो क्या है? 15 नंबर का सेक्शन बी। ठीक है भाई, ये 1.5 नंबर के सवाल है, इसमें छोटी डेरिवेशन भी पूछी जा सकती है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, प्लस आपका कोई सूत्र व्युत्पन्न करने का बोला जा सकता है, ग्राफ है, रिलेशन है, ऐसे अभी मैं बताऊंगा आपको कौन से चैप्टर में से 1.5 नंबर का सवाल बनेगा। फिर बात करते हैं सेक्शन सी और सेक्शन डी। इनमें क्या चलते हैं? अथवा वाले सवाल चलते हैं दोनों के अंदर। ठीक है, जैसे 14 सवाल है तो इसमें 2 सवाल दे देगा, 2 क्वेश्चन देगा, आपको एक करना है। देखो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में या भूल जाते हैं और वो दोनों करके आ जाते हैं, तो भाई वो एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। तो सावधानी पूर्वक, यदि आपको ऊपर वाला आ रहा है तो ऊपर वाला करोगे और कंप्लीट करोगे। उसमें भी आजकल क्या होता है कि जैसे एक क्वेश्चन अथवा देगा, उसमें भी वो छोटे छोटे 2 क्वेश्चन डाल देगा। तो क्या करता है बच्चा कि एक ऊपर वाले में से जो आ रहा है वो कर लिया और एक नीचे वाले में से आ जाए, तो ऐसा नहीं करना है। जिसमें दोनों आ रहे हैं, यदि ऊपर वाले दोनों आ रहे हैं तो ऊपर वाले करने, नहीं तो नीचे वाले, इस प्रकार से करना है। अब अथवा वाले ये 3 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन हो गए इसमें? सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन रहेंगे और तीनों 3-3 नंबर के रहेंगे। टोटल मिला के अपना सेक्शन सी कितने नंबर का जाएगा? 9 नंबर का। ओके, और लास्ट सेक्शन जो बड़ा सेक्शन जिसमें 4-4 नंबर के 2 सवाल आएंगे, और ध्यान रखना ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो पढ़ के चले जाना, सेम टू सेम आपको पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपने पेपर का एनालाइज कि भाई कितने सेक्शन होंगे, कितने नंबर के होंगे। ठीक है, इस प्रकार से 56 नंबर का पेपर आने वाला। अब कुछ टॉपिक जिनके बारे में अपन बात करेंगे और वो आपको अभी आज पढ़ के जाना है। ठीक है, कि परीक्षा से पहले ये जरूर आपको पढ़ना है। क्लियर भाई? अब क्या चीजें पढ़नी है, तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। देखिए जो आपका पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। अब ये कितने नंबर का है? अंक विभाजन की बात करें तो ये कुल 4 अंकों का चैप्टर है। कितने अंकों का है भाई? 4 अंकों का। 4 अंकों का ये चैप्टर रहने वाला आपका। एक सेकंड, 4 नंबर का चैप्टर है आपके। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इन 4 नंबरों में आपको कौन कौन से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। सबसे पहले तो इसके अंदर है 2 वस्तुनिष्ठ। ठीक है, आधे आधे नंबर के 2 सवाल आएंगे और वो वस्तुनिष्ठ रहेंगे, यानी कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा। क्या आएगा भाई? ऑब्जेक्टिव। फिर एक दीर्घ उत्तरीय आएगा, 3 नंबर का एक सवाल।
ठीक है, कुल मिला के 3 प्रश्न आएंगे, 2 छोटे और 1 बड़ा, और कुल मिला के 4 अंकों के। अब मैं आपको नोट कर लो, आप यहां से आपको नोट करना अभी अपनी कॉपी के अंदर कि क्या चीज मेरे को पढ़नी है भाई। ऑब्जेक्टिव या जो छोटे सवाल है इसके अंदर आपको क्या करना है, एक तो आपका आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, ये जो सूत्र है ना Q बराबर प्लस माइनस NE, आवेश के क्वांटीकरण का, ये वाले से वो न्यूमेरिकल पूछ सकता है या सीधा सूत्र का सवाल दे देगा। या फिर आप दूसरा इसमें छोटे सवाल में एक कूलाम का नियम, कूलाम का नियम भाई, कूलाम का नियम में F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इससे बहुत बार सवाल आया है कि दूरी को डबल कर दिया, आधा कर दिया, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बल का कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, साथ में एक आपको ये भी ध्यान रखना, आपने एक तो P का सूत्र पढ़ा, P बराबर होता है Q इंटू 2A, और एक आपने पढ़ा E बराबर F अपॉन Q नॉट। अब देखो होता क्या है, छोटे सवाल में वो किसी भी प्रकार से सूत्र का सवाल बना देगा, या मात्रक पूछ लेगा, विमेय सूत्र पूछ लेगा, किसी की वैल्यू पूछ लेगा। तो छोटे सवालों में आप छोटी छोटी चीजें पड़ी हुई है आपकी, आराम से कोई ज्यादा हार्ड सवाल नहीं आने वाला है। मेन आपको क्या करना है, फोकस करना है बड़े सवाल पे। अब बड़ा सवाल क्या आएगा, तो देखो भाई आपको एक तो विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव की दोनों स्थितियां, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, इन पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। डेरिवेशन पता है आपको, अक्षीय पर अपना आई थी 2kp अपॉन एक्स क्यूब, और यहां आया था kp अपॉन एक्स क्यूब, ये डेरिवेशन अक्ष और निरक्ष वाली। मैं 2 ही टॉपिक करवा रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट, और दोनों में से आपको अथवा के अंदर मिल जाएगा। एक तो द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति, पहला बड़ा जो 3 नंबर में सवाल आएगा, और दूसरा गाउस का नियम लिखना है, गाउस नियम, और गाउस नियम के साथ में इसके 2 अनुप्रयोग है, एक तो प्लेट वाला, कौन सा वाला, पट्टी का या प्लेट, देखो दोनों एक ही बात है, पट्टी का या प्लेट, और दूसरा गोले के कारण, गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, गोले के कारण विद्युत क्षेत्र या प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र। अब ये नोट कर लो आप, अभी आपको पढ़ना है, एक बार इनके डेरिवेशन देखना है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय निरक्षीय स्थिति और गाउस नियम और प्लेट वाला और गोले वाला, केवल देखना है। अब आपके पास करने का टाइम नहीं है, एक बार आप अपने नोट्स की कॉपी खोलिए और उसमें से देख लीजिए कि किस प्रकार क्या है। ठीक है, ये चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट है। चलते हैं चैप्टर सेकंड पे, विद्युत विभव और धारिता वाला। बिल्कुल आसान आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। विद्युत विभव और धारिता वाला में आपको क्या पढ़ना है, पहली बात तो आपको देखना है कि इसके अंदर भी क्या है, 2 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ है, मतलब छोटे सवाल है। ठीक है, फिर आपके एक रिक्त स्थान है और एक 1.5 नंबर का सवाल, बड़ा सवाल नहीं है इसमें से भाई। कुल प्रश्न 4 आएंगे और अंक 3 रहेंगे। अब पढ़ना क्या है सुन लो, पहले पहले करते हैं बात वस्तुनिष्ठ की। जो छोटे सवाल आ रहे हैं इसके अंदर आपको एक तो क्या करना है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध, विभव में संबंध मैं लिख रहा हूं, ये आप अभी नोट कर लीजिए। एक तो ये, दूसरा आपके जो संधारित्रों के संयोजन, संधारित्रों का संयोजन। अब इस पे संयोजन को पूरा नहीं पढ़ना है, इस पे न्यूमेरिकल करना है आपको। क्या करना है बोलो, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कैसे, जैसे वो क्या करेगा, एक चित्र देगा आपको जिसमें इस प्रकार से संधारित्रों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ेगा, और ए और बी इनके बीच में आपको पूछेगा तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा। फिर ये हो गया एक धारिता, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, वो आपको याद करके जाने, क्योंकि छोटे सवाल में और यही बनते सवाल इसमें से। एक आता है इसमें मीडियम साइज का रिक्त स्थान, तो अब रिक्त स्थान में क्या क्या पूछ सकता है, तो आप ये याद रखें, जो संधारित्र है, संधारित्र, तो संधारित्र की परिभाषा हो जाएगी या इसका सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, और इस पर धारिता, इसकी धारिता, संधारित्र की धारिता और धारिता पर पराविद्युत का प्रभाव, पराविद्युत का प्रभाव, क्लियर है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, यहां लिख देता हूं मैं अलग पेन लेके, और ये आपके हो सकता है कि ये कंफर्म आपको मिल जाए, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये लो। ये आपके 2 तो छोटे सवाल इनमें से आ गए, एक मीडियम साइज का यहां से आ गया, और बड़ा वाला सवाल आएगा तो इस प्रकार का, और चैप्टर आपका क्लियर। ठीक है, ये आपको सेकंड चैप्टर में करके ही जाना है। आगे चले तीसरे चैप्टर पे। तीसरा चैप्टर आपका रहने वाला है, बोलो कौन सा है, विद्युत धारा। तीसरा चैप्टर रहने वाला है आपका विद्युत धारा। कितने नंबर का बोलो, कुल प्रश्न इसमें से 4 आएंगे और अंक रहने वाले 3, यानी इसमें से बड़ा सवाल नहीं है, छोटे हैं। छोटे में भी देखना, एक तो ऑब्जेक्टिव हो गया, एक रिक्त स्थान हो गया, दोनों आधे नंबर के, और एक सवाल आएगा जो आपके 2 नंबर का आएगा। अब देखो क्या क्या है छोटे वाले में, फिर से बता देता हूं आपको। छोटे वाले में एक तो जैसे अपवहन वेग, अपवहन वेग, अपवहन वेग का जैसे सूत्र पूछ लिया। ठीक है, यह क्या पूछेगा, इस अपवहन वेग का धारा से या फिर विभवांतर से या फिर धारा घनत्व से, धारा घनत्व से, ये रिलेशन पूछ सकता है, संबंध क्या पूछा जा सकता है, संबंध। क्लियर है भाई। और एक गतिशीलता, ये जो छोटी छोटी परिभाषा है ना, यहां से पूछेगा वो, गतिशीलता का सूत्र पूछ सकता है। एक और, एक जो वेरी इंपॉर्टेंट करना है आपको, वो ये करना है, ओम का नियम। क्या करना है बोलो, ओम का नियम। अब देखो इससे छोटा भी बना सकता है, ओम का नियम, उसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध हो जाएंगे, ओमीय और अनोमीय ये प्रतिरोध हो जाएंगे। ठीक है, इसकी सीमाएं हो जाएगी, ओम नियम की सीमाएं, या इसका सदिश रूप, सदिश रूप का सूत्र, सदिश रूप वो आपने किया था ना, क्या था वो, जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर, ये वाला। ठीक है ना, ये सदिश रूप है। ये ओम का नियम आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल हर बार आया है, रिपीट हो रहा है हर बार, तो आपको अपवहन वेग वगैरह ये करना है। और तीसरे चैप्टर में इसके अलावा एक और टॉपिक बचेगा, वो बचेगा व्हीटस्टोन सेतु,
वेट स्टोन सेतु, इसका वो संतुलन की अवस्था देकर और आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? न्यूमेरिकल। ये छोटे छोटे टॉपिक है, आपको बस देखना एक बार। और एक और जो लास्ट है वो ये लगा लेना, एक तो सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टा, टर्मिनल वोल्टा, और आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इनमें जो रिलेशन है ना, E बराबर V प्लस आई आर, इससे हो सकता है कि सेल के संयोजन से वो न्यूमेरिकल बना दे छोटा। या मैं कह रहा हूं आपको कंफर्म यहां से, जैसे 3 सवाल है ना, 2 तो इसमें से ये जो लिखा हुआ है ना इसमें से मिल जाएगा आपको, और छोटा सवाल आएगा तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पढ़ा हुआ है, निश्चिंत रहो, उसी में से आएगा और आराम से कर लोगे आप। घबराना नहीं है, पहली बात, आपके पढ़े हुए में से ही आएगा, बहुत ईजी, आराम से कर लोगे। चले ये नोट डाउन कर लेना भाई। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 रहेगा आपके गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। बोलो कितने नंबर का है? 5 नंबर का। और क्वेश्चन कितने आने? 3। अब जैसे ही बड़ा सवाल आता है ना, वहां पर आप कंफर्म फोकस कर लेना, और मैं जो बता रहा हूं वहां पे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसमें एक तो बड़ा सवाल आएगा, पहले मैं बड़े वाले का कंप्लीट कर लेते हैं। इस बार आपको एक तो धारामापी, वेरी इंपॉर्टेंट है, धारामापी को पूरा पढ़ लेना। धारामापी को एमीटर में बदलना, जोड़ देना अपन श्रेणी क्रम में शंट प्रतिरोध, एमीटर में कन्वर्ट, फिर अपन वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको, इसमें वोल्टमीटर में क्या करेंगे, समांतर क्रम में उच्च, सॉरी श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ेंगे और समांतर क्रम में उसमें शंट प्रतिरोध जोड़ेंगे। तो धारामापी कंप्लीट होनी चाहिए, इसकी बनावट हो गई, सिद्धांत हो गया, किस सिद्धांत पे काम करता है? कलागुण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो सारी चीजें धारामापी को तो कर ही लेना, और इसके अथवा में आपको करना है एम्पियर नियम। क्या करना है बोलो? एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपति नियम, एम्पियर का परिपतीय नियम। और केवल नियम नहीं, नियम के साथ साथ इसका एक अनुप्रयोग है, इसका एक अनुप्रयोग है। एक तो आपके है ठोस बेलनाकार तार के कारण, ठोस बेलनाकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या ज्ञात करना? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। क्लियर भाई? ये बड़े सवाल की बात है। अब सर छोटा सवाल कहां से आएगा? तो छोटे सवाल में क्या करेगा, जैसे ऑप्शन में दे सकता है, एक तो आपको जैसे लोरेंज बल का सूत्र हो जाएगा, लोरेंज बल, ठीक है। या पूछ लेगा कि चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश है उसकी गति कैसी होती है? तो वर्ताकार होती है। बोलो कैसी होती है? वर्ताकार होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य जो बल है वो आपके एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित। या एक और, 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय मानक परिभाषा, 1 एम्पियर की मानक परिभाषा, ये आपको याद करके जाना है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का जैसे मात्रक हो गया, एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, विमीय सूत्र वगैरह, ठीक है। ये जरूर आप छोटे सवालों में देख सकते हो। बाकी बड़े वाले में आपको मैंने 2 बता दिया, ये आपको कंफर्म करने ही है। आगे चले, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 बिल्कुल छोटा चैप्टर है, ठीक है, और 3 नंबर का है। इसमें से बिल्कुल आसानी से आप पूरे में से पूरे 3 नंबर आसानी से लेके आ जाओगे। क्वेश्चन 4 आएंगे। अब देखो, एक ऑब्जेक्टिव, एक फिल इन द ब्लैंक, और फिर दो जो है वो सवाल आएंगे कितने के? एक सवाल आएगा 2 नंबर का, और एक एक क्वेश्चन आएंगे आधे आधे नंबर के, ठीक है। तो हो गए कुल मिला के 4 सवाल हो गए, नंबर है 3, बड़ा सवाल है ही नहीं, छोटे छोटे आने। अब छोटे में देखो, ये छोटे वाले भी फिक्स बता देता हूं आपको। एक तो आप क्या करना है, आपको चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति जिसको आप एक्सएम से लिखते हो ना, ये वाला सिंबल, इसके आधार पर आपको पता है अपन ने पदार्थों को 3 भागों में बांटा था। इसकी वैल्यू के आधार पर प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय बांटा नहीं बांटा, तो वो ऐसा ही देगा। या तो पूछ लेगा मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होगा, अनुचुंबकीय का कितना होता है, या कोई पदार्थ है जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान इतना है, तो बताइए वो पदार्थ है कौन सा। या इनके उदाहरण, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, इनके उदाहरण, जो आपने एक सारणी बनाई होगी, उदाहरण आपको 7-7 8-8 लिखवा के, उसमें लोहे चुंबकीय वाला तो बिल्कुल इजी है, वो वाली ट्रिक फेंको नहीं, फेरस कोबाल्ट और निकल वाला, मैग्नीज वाला। उसके अलावा 2 के तो याद करने आपको, एक बार देख के चले जाना। एक विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध, विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध, वो वाला म्यू बराबर 1 + xm वाला, ठीक है। और एक लास्ट जो परिभाषाएं हैं वो आपको याद करके जानिए। परिभाषाएं कौन सी है? देखो, परिभाषाओं में बता देता हूं। एक तो चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र, ये ऐसी परिभाषाएं हैं। इनसे खाली जगह भी तो दी हुई, देखो ये रहा रिक्त स्थान। अब रिक्त स्थान में डेफिनेशन पूछ सकता है, कोई वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर 5 बिल्कुल छोटा है, 10 मिनट का काम है, आप 10 मिनट इसका रिवाइज करोगे, पूरे 3 में से 3 आप लेके आओगे, ठीक है भाई। चैप्टर नंबर 6 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 6 रहने वाला आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये भी आपके मीडियम साइज के क्वेश्चन वाला है, बड़ा क्वेश्चन इसमें नहीं है। एक आपका 2 सवाल तो आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप और छोटा, फिर इसमें एक फिल इन द ब्लैंक, एक मतलब 1 से 2 लाइन वाला, और एक आएगा 1.5 नंबर का जो मीडियम साइज में। कुल सवाल इसमें से 5 है। देखो क्वेश्चन कितने आने? 5, लेकिन नंबर कितने? 4, यानी छोटे सवाल इसमें से ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं पॉइंट बता रहा हूं, वो पढ़ के जाना। एक तो भाई फेराडे का दोनों नियम, क्या पढ़ के जाने? फेराडे के दोनों नियम, बिल्कुल आसान। एक जो लेंज का नियम है ना, वो हमें क्या बताता है? लेंज का नियम क्या बताता है हमारे को? तो हम कहेंगे भाई प्रेरित धारा की दिशा। क्या बताता है? प्रेरित धारा की दिशा। ये मैं आंसर बता रहा हूं, ये कोई टॉपिक नहीं है, प्रेरित धारा की दिशा बताता है।
और देखो, अब छोटे सवालों के अंदर जो बच गए आपके, एक में 1.5 नंबर का सवाल पहले क्लियर कर देता हूं आपके। एक तो गतिक विद्युत वाहक बल, क्षण के कारण विद्युत वाहक बल, इसकी जो छोटी सी डेरिवेशन है जिसमें आपने निकाला होगा E बराबर BLV sin थीटा, निकाला था ये। और इसके अलावा एक इसमें छठे चैप्टर में इसका लास्ट टॉपिक रहेगा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। इसके ज्यादा चांस है भाई, इसको इंपोर्टेंट करना, ये पूछा जा सकता है इस बार, ये वाला, ठीक है। ये बार बार रिपीट हो रहा है, बाकी इसके बहुत ही ज्यादा चांसेज है कि ये आपको कल एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। और एक है स्वयं प्रेरकत्व, स्वयं प्रेरकत्व, और एक अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व। अब इनमें ऐसा नहीं कि इसकी बड़ी सी डेरिवेशन पूछेगा, नहीं, इनके आपको कुंडली का स्वयं प्रेरण का सूत्र याद रखना है, अन्योन्य प्रेरण का सूत्र याद रखना है। एक ये किन पे डिपेंड करता है, किन पे ये निर्भर करेंगे, छोटा सवाल आएगा भाई, निर्भर, जैसे फेरों की संख्या हो गई, आपके कुंडली की लंबाई हो गई, या वहां पर आपके माध्यम की प्रकृति हो गई, इन सब पर ये डिपेंड करते हैं। तो ये की पॉइंट आपको याद रखने, कौन कौन से कारक हैं जिन पर ये निर्भर करता है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। 7 नंबर जो चैप्टर है आपका एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तीन क्वेश्चन आने हैं, टोटल अंक कितने, 5 अंकों का सवाल, ये लो, टोटल कितने नंबर का है, 5 अंकों। इसके अंदर भाई छोटे सवाल भी है, मीडियम साइज भी है, और बड़ा सवाल भी है। तो बहुत अच्छा स्कोरिंग सब ये अपना चैप्टर रहने वाला है, इजी रहेगा, आसानी से इसमें आप नंबर लेके आ सकते हो। कैसे, देखो, एक तो आपको पहले पढ़ना है धारा का वर्ग माध्य मूल मान, रट लेना। ये तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि आरएमएस मान, आरएमएस वैल्यू निकाली थी आपने, सीकर मान और आरएमएस मान, इन दोनों के अंदर रिलेशन वाली वो डेरिवेशन। दूसरा देखो, टॉपिक में लिखता जा रहा हूं, सेकंड जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके इसके अंदर श्रेणी एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ, ठीक है, या अनुनादी आवर्ती निकालने के लिए बोल सकता है, अनुनादी आवर्ती, ये वाली एफ आर बराबर 1/2 पाई 1/√LC, ये निकाली थी आपने। अब इसके अलावा जैसे ये बड़ा सवाल है, तो इसके अंदर आपको अलग से पढ़ना है ट्रांसफॉर्मर, बोलो कौन सा पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में क्या करेगा वो, ऊपर तो जैसे ट्रांसफॉर्मर दे दिया, क्या है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, जैसे ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, पता होगा आपको। अब इसका सेकंड इसी में क्या करता है, वो नीचे एक सवाल और बनाता है, तो इसमें न्यूमेरिकल दे देता है, वही क्या देता है, न्यूमेरिकल। या तो वो ट्रांसफॉर्मर देके उसी का न्यूमेरिकल पूछेगा, या फिर आपने 3 परिपथ पढ़े होंगे, तीसरा टॉपिक क्या रहेगा, या तो आर परिपथ, या आपके सी परिपथ, और या फिर एल परिपथ। अब मैं कह रहा हूं आर को छोड़ दो आप, सी या एल में से शुद्ध धारितीय और शुद्ध प्रेरकीय, इनमें से पढ़ना। और इनमें क्या पूछेगा वो, एक तो इनके मध्य कलांतर का मान, ठीक है, कलांतर, और एक फेजर आरेख, ये देख के चले जाना, ये तो देखते ही आपको आ जाएगा समझ, ठीक है। ये रही बड़े सवाल, मीडियम साइज सब हो गया। अब एक छोटा सवाल बच गया आपके, छोटे का एक काम करना, छोटे के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप एक तो शक्ति गुणांक क्या करके जाना है आपको, शक्ति गुणांक ये करके जाना, ये पूछा जा सकता है। या फिर कलांतर का मान पूछ लेगा आपको, क्या पूछ सकता है, शक्ति गुणांक या औसत शक्ति, औसत शक्ति, औसत शक्ति, ये छोटे के लिए है। बाकी मीडियम साइज का ये रहा, और बड़ा सवाल ये रहा। क्लियर, चैप्टर नंबर 7 क्लियर। आगे बढ़े, चैप्टर नंबर 8, बिल्कुल छोटा चैप्टर है, अपनी पूरी बुक का सबसे छोटा और आसानी से नंबर लाने वाला। 2 अंक का है, कुल सवाल आने वाले हैं 3, और बिल्कुल छोटे छोटे, एक नंबर का, फिर एक आधा नंबर का ऑब्जेक्टिव, और आधा नंबर का रिक्त स्थान। करना कुछ नहीं है, 3 चीज बता रहा हूं, 3 ही पढ़ लेना बस, बाकी कुछ मत पढ़ना। एक तो पढ़ लेना विस्थापन धारा, और विस्थापन धारा में क्या पढ़ना है, उसका सूत्र, इसका क्या पढ़ना है, सूत्र। एक मैक्सवेल की समीकरण पढ़ लेना, क्या पढ़ लेना, मैक्सवेल की समीकरण है। और तीसरा जो आपने सारणी बनाई है, यदि मेरे से पढ़े हैं कोई बच्चे तो उनकी जो सारणी बनी हुई ना, बस वो कर लेना भाई, उसमें से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। अब है क्या उसके अंदर वो बता देता हूं मैं, उसके अंदर है विद्युत चुंबकीय जो तरंग है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग जो 7 है, ठीक है, जैसे गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, दर्शक तरंगें, ये जो तरंगों के 7 टाइप है, रेडियो, अवरक्त, सूक्ष्म, सारी, इनके क्या है उसमें, एक तो देखो उपयोग, एक तो क्या है उपयोग, एक उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, एक इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। अभी हाफ ईयरली में आपको पता होगा, तो वो एक आया था आपके E/B वाला, इसमें आपको क्या करा था, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इनके आयाम दे दिए थे। एक आयाम दिया तो सी का मान तो हमारे को पता है 3 × 10⁸ होता है, तो एक का दे देगा, दूसरे का निकाल लेंगे ना। अब वो क्या दे सकता है, आप याद करो अपूर्णांक वाला सूत्र, याद है, इस अपूर्णांक वाले को अच्छे से पढ़ के जाना कि ये किसके बराबर होता है। तो इसके गुण मत भूलना, 3 से 4 गुण त्रिविमीय तरंगें होती है, कौन किसके लंबवत। हाँ, एक इसके अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इनके बीच में कलांतर कितना होता है, तो आपको कलांतर तो लिखना है 0, होती है एक दूसरे के, भाई कलांतर 0 रहेगा लेकिन लंबवत रहेगी, एक अक्ष पे है तो दूसरी वाई अक्ष पे रहेगी। बिल्कुल आसानी से आपके 3 पॉइंट और तीनों नंबर आपके, तीनों जो प्रकार के सवाल है आ जाएंगे, और नंबर 2 आपके पक्के। अब चलते हैं, बुक अपनी सेकंड स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 रहेगा आपके किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, पूरी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर, पूरी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है। कुल अंक रहेंगे 7, सवाल रहेंगे 5। जिस देखो पास होना है ना फिजिक्स में, तो केवल 7 ये चैप्टर नंबर 9 पढ़ लो आप, क्योंकि 7-8 नंबर लाने, 7 नंबर का अकेला चैप्टर है। ऑप्टिक्स यदि दोनों को जोड़े तो 12 नंबर की है,
तो आप ये तो दिमाग से निकाल देना कि मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा आराम से फर्स्ट डिवीजन नहीं 65 प्लस आपके नंबर आएंगे यदि इस तरीके से आप पढ़ते हो तो। ये पढ़ लेना आप तो। इसमें क्या है, दो छोटे आएंगे, एक रिक्त स्थान आ जाएगा, फिर एक शॉर्ट टाइप मीडियम और एक बड़ा सवाल। तो पहले तो बड़े को क्लियर कर लेते हैं क्योंकि हमारे को नंबर ज्यादा वाले चाहिए ना पहले। तो भाई इसके अंदर आप सबसे इंपॉर्टेंट इस बार के लिए है दूरदर्शी। कैसे करें दूरदर्शी, करवाई थी आपको। देखो एक तो होती है परावर्ती और एक है अपवर्ती, तो अपवर्ती वाली करना। और इसमें क्या क्या पूछ सकता है, तो इसका पूरा कंप्लीट डायग्राम चित्र हो जाएगा, बनावट हो जाएगी, कार्य प्रणाली हो जाएगी, और एक इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात है आवर्धन क्षमता, क्योंकि डेरिवेशन तो आवर्धन क्षमता की है। एक नली की लंबाई, नली की लंबाई, अब ये नली की लंबाई यहां भी लिखवा रहा हूं और इधर भी नली की लंबाई लिखवाऊंगा, यहां पर भी नली की लंबाई लिख रहा हूं छोटे सवालों के लिए। क्यों लिख रहा हूं देखना, नली की लंबाई, नली की लंबाई है ना वो सूक्ष्मदर्शी में भी आती है और दूरदर्शी में भी आती है, तो वो इससे न्यूमेरिकल बना सकता है। इस चैप्टर में से आंकिक प्रश्न आएंगे, आपको पता है ना, न्यूमेरिकल आएंगे। तो अब न्यूमेरिकल आएगा तो या तो नली की लंबाई से पूछेगा। अब न्यूमेरिकल और कहां कहां से आ सकता है, देखो r बराबर 2f से पूछा जा सकता है, हाँ, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, फिर आपके लेंस सूत्र, लेंस सूत्र, फिर लेंसों का संयोजन, पतले लेंसों का संयोजन, इनके सूत्र याद रखना है। ये ऐसा नहीं मैं टॉपिक लिख रहा हूं, इनके तो क्या करना है आपको, ये सारे इनके सूत्र याद रखने हैं। अब अथवा में आएगा भाई, अथवा में कौन सा आएगा, तो मेरी तरफ से आप कर लेना लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर सूत्र की व्युत्पत्ति, इसको व्युत्पन्न करना आना चाहिए आपको। ठीक है, दूरदर्शी के साथ किसको कर लेना, लेंस मेकर को। और आपको लगेगा सर नहीं लेंस मेकर रिपीट हो रहा है बार बार, तो दर्पण सूत्र कर लेना। इनमें से आपकी चॉइस है, पर दूरदर्शी को 100% करना ही है। ठीक है, बड़ा सवाल हो जाएगा, मीडियम साइज का, अब न्यूमेरिकल हो जाएगा, एक आपकी खाली जगह। तो क्या करना है इसके अंदर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन 100% सवाल आएगा। देखना क्या आएगा वो भी सुन लो। ये एक तो इसकी शर्तें याद रखना पहली, तो दूसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। अब उदाहरण कौन से, जैसे मृग मरीचिका है, हाँ, हीरे का चमकना है, और इंद्रधनुष है, और आपके वो ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु, ये तो याद करना ही है, प्रकाशिक तंतु, इसको तो अच्छे से पढ़ के जाना, छोटा सवाल मीडियम साइज में बनेगा। और एक इसमें आता है क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, इस क्रांतिक कोण के लिए वो एक सूत्र है आपको बताया, तो साइन आईसी वाला, इससे आप न्यूमेरिकल करके जाना, करवाए होंगे आपको। क्रांतिक कोण पर जो न्यूमेरिकल है ना वो बेस्ट चांस है उसके आने के। तो मैंने छोटे सवालों के लिए बता दिया आपको, मीडियम के लिए बता दिया, न्यूमेरिकल बता दिया, और बड़ा सवाल आपका क्लियर हो गया। चैप्टर 9 आपका फिनिश। ये करना है आपको, ये तो करके ही एक बार देख के ही जाना है। चैप्टर नंबर 10 नंबर चैप्टर रहेगा तरंग प्रकाशी, इसमें भी वही फिक्स है, चैप्टर 5 नंबर का है, सवाल इसमें 5 है, वही बात, एक बड़ा सवाल, एक शॉर्ट टाइप, एक खाली जगह, और एक ऑब्जेक्टिव। अब देखना क्या, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको सूत्र पूछेगा, क्या पूछेगा, सूत्र। अब सूत्र भी किसका पूछेगा वो बता देता हूं। या तो पूछेगा जैसे फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई, ठीक है। एक आपका इसमें आएगा तीव्रता ग्राफ, तीव्रता ग्राफ, जैसे वो फ्रेनल और फ्रोनोफर, इनके जब अपन को परिणामी जो तरंग प्राप्त होती है या जो पर्दे पर तीव्रता प्राप्त होती है उसका ग्राफ हमारे को आना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की। यहां से क्या आएगा एक न्यूमेरिकल, वो बता देता हूं न्यूमेरिकल किस सूत्र पे आ सकता है। तो आपने किया था व्यतिकरण, व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण किया। अब गणितीय विश्लेषण के अंदर देखो आपने आई मैक्सिमम और आई मिनिमम निकाला था, और वो किस पे डिपेंड करती है वो अच्छे से आपको पता है। तो व्यतिकरण वाले पे, और एक यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, इस पर जो आपके अल्फा है बीटा है इसका सूत्र है, या एक्स एन यानी कि दीप्त वृंजों अदीप्त वृंजों की चौड़ाइयां, न्यूमेरिकल की कह रहा हूं मैं, और एक मेलस का नियम जो आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेलस का नियम है। तो यहां से तो पूछा जाएगा भाई न्यूमेरिकल, बोलो क्या पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल। अब बात आती है सर डेरिवेशन, जैसे 3 नंबर का है ना, तो यहां क्या पूछ सकता है, यहां तरंग सिद्धांत से, हाइगेन के तरंग सिद्धांत से, तरंग सिद्धांत से प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन व अपवर्तन। तो आप कोशिश करना परावर्तन को छोड़ दो, केवल अपवर्तन को कर लेना। ठीक है, परावर्तन को भी छोड़ देना आप। पूछा क्या जाएगा आपसे, अपवर्तन, क्लियर है। तो एक इसमें परिभाषाएं हैं, क्योंकि खाली जगह है, छोटा सवाल भी है, तो परिभाषाएं किस किस की याद करनी, एक तो ध्रुवण की, ठीक है, एक आपके हो जाएगी व्यतिकरण की, तरंगाग्र, ठीक है, एक कलांतर, डेल फाई और डेल एक्स में रिलेशन, इनमें क्या पूछे जा सकता है, इनमें रिलेशन आपको याद रखना है। ध्रुवण हो गया, वेलस का नियम हो गया, ब्रूस्टर कोण, ब्रूस्टर कोण, ये जो है ये पॉइंट रहने वाले हैं आपके 10वें चैप्टर के। ठीक है, 5% है, 5 ही नंबर के हैं, छोटे छोटे हैं। एक बड़ा सवाल आएगा, मैंने बता दिया आपको, या तो अपवर्तन की पूछ लेगा या फिर वो गणितीय विश्लेषण है व्यतिकरण का वो पूछ लेगा। चले अगले चैप्टर में बात करते हैं, चैप्टर नंबर 11 की, विकिरण तथा द्वैत प्रकृति। ये बिल्कुल छोटा और आसान सा टॉपिक है। इस प्रकार से देखो 5 सवाल हैं, छोटे छोटे हैं, नंबर 4 है। देखो 1.5 नंबर का एक सवाल, 1 नंबर का एक, आधा नंबर का एक, 2 नंबर की खाली जगह। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको परिभाषाएं याद करनी है। बोलो क्या याद करनी है, परिभाषाएं। अब परिभाषाएं कौन कौन सी याद करें, तो भाई एक तो कार्यफलन हो गया, ठीक है, कार्यफलन के बाद निरोधी विभव हो गया, निरोधी विभव हो गया, फिर इसके बाद में दहली आवर्ती हो गई, दहली आवर्ती हो गई, फिर दहली तरंग देरी हो गई,
पहली तरंग देरी, ये परिभाषाएं। अब एक छोटा सवाल और आता है भाई, छोटा सवाल किसका, वो पूछेगा निरोधी विभव, इसकी वैल्यू, इसका सूत्र याद रखना आप, हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर ई वी नॉट। इस पे तो क्या दो सवाल बन सकते हैं, न्यूमेरिकल भी डाल सकता है और या फिर क्या डाल सकता है वो, इसकी डेफिनेशन। क्लियर। अब बात करते हैं, एक सवाल इसका 100% आएगा ग्राफ का, किस किसके बीच में ग्राफ, तो वो सुन लो, धारा और तीव्रता के मध्य एक ग्राफ तो ये, फिर धारा और आवर्ती के मध्य, धारा और आवर्ती के मध्य, फिर धारा और विभव के मध्य, धारा और विभव के मध्य। तो ये आपस में क्या है, इनके ग्राफ है, रिलेशन के ग्राफ है, वो आपको अच्छे से देखना है। और एक जो 1.5 नंबर में सवाल है, एक तो आपके डी ब्रोगली की तरंग देरी है, डी ब्रोगली की तरंग देरी के दो या परिकल्पना के दो, और एक आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। बहुत बार होता है कंफ्यूज करने के लिए, इस पे न्यूमेरिकल दे देता है ये आइंस्टीन वाले। क्लियर है, परिभाषा हो गई, सूत्र हो गया जिसमें न्यूमेरिकल, फिर ये ग्राफ, और ये फिर बड़ा सवाल। तो बड़ा हो गया आपके, छोटा ग्राफ वाला हो गया, फिर दो खाली जगह परिभाषा से हो गई, और एक ये जो सूत्र से न्यूमेरिकल है वो छोटा। सवाल 5 है और 5 ही अंकों के, कोई दिक्कत नहीं आपको। आगे चलें, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 12 अपना रहने वाला है एटम। चैप्टर का नाम है एटम यानी कि परमाणु। नंबर है 3, सवाल भी है 3, एक 1.5 नंबर का मीडियम, फिर एक ऑब्जेक्टिव आधा नंबर का, और 1 नंबर का अति लघुतरात्मक यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। परमाणु वाले में क्या करना है, सिंपल सिंपल है, एक तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, ये 1.5 नंबर वाले का क्लियर कर देते हैं। जो बोहर बोहर का परमाणु मॉडल है ना, बोहर का परमाणु मॉडल, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की 3 चीजें बताई होगी। एक तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल, कक्षीय चाल, एक इलेक्ट्रॉन का कक्षीय त्रिज्या, कक्षीय त्रिज्या, और एक इसकी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जिसमें गतिज ऊर्जा और मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी यहाँ पर आ जाती है। ये 1.5 नंबर में सवाल बनेगा। ठीक है, अब बचा कि भाई 1.5 नंबर का हो गया काम, तो 1 नंबर में क्या देगा, 1 नंबर में रदरफोर्ड की कमियां याद कर लेना, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, मॉडल की कमियां। क्लियर। और अब बचा ऑब्जेक्टिव सवाल। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको क्या करना है कि जो परमाणु है, परमाणु में जैसे न्यूक्लियन किसे कहेंगे, ठीक है, न्यूक्लियन किन किन को मिलाकर संख्या बनेगी, ठीक है, ये आपको याद करना है बिल्कुल। ये जो अपना ऑब्जेक्टिव टाइप है इसमें ये चैप्टर नंबर कंप्लीट रहेगा आपके 12 नंबर। फिर 13वें चैप्टर की बात करेंगे, नाभिक की। तो नाभिक में से देखो कुल अंक, मतलब कितने नंबर के सवाल आएंगे, 3 नंबर के। कितने क्वेश्चन है, एक तो आधा नंबर का छोटा है ऑब्जेक्टिव, और एक शॉर्ट टाइप, और एक मीडियम साइज। क्या क्या आएगा वो सुन लो। एक तो जैसे नाभिक की त्रिज्या का आपको फॉर्मूला पता है, नाभिक की त्रिज्या r बराबर r नॉट a की पावर 1/3। अब इससे वो 2 से 3 टाइप के सवाल बना सकता है, न्यूमेरिकल बना सकता है, अनुपातिक रूप में बना सकता है कि भाई 2 नाभिक है जिनकी द्रव्यमान संख्या है 2 और मान लो 27 दे दी, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, या त्रिज्याएं दे देगा और आपको द्रव्यमान संख्या का अनुपात पूछ सकता है। एक सवाल इससे और बनता है कि जैसे नाभिक का जो घनत्व है, नाभिक का घनत्व है वो किस निम्न में से किस राशि पर डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना, नाभिक का घनत्व किसी भी राशि पर डिपेंड नहीं करेगा, वो फिक्स है। कितना है वो, 2.37 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, तो वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा दे देगा। ठीक है, फिर नाभिक वाले चैप्टर में से जो आएगा द्रव्यमान शक्ति, एक तो आएगा द्रव्यमान शक्ति, और द्रव्यमान शक्ति से जुड़ेगा आपके नाभिक की बंधन ऊर्जा या प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। जो आपको पता है सर्वाधिक किसकी होती है, तो ये होती है फेरस की। सर्वाधिक किसकी होगी बोलो, फेरस की होगी। कितनी, वो भी याद रखना, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इससे कम द्रव्यमान संख्या जिनकी, वो हल्के नाभिक, और इससे जो भारी है जैसे 70 से ऊपर वाले हैं तो वो भारी नाभिक है। तो उन्हीं के स्थायित्व के लिए भारी नाभिक और हल्के नाभिक अस्थायी होते हैं। तो स्थायित्व के लिए करते क्या है, भारी नाभिक तो टूटते हैं, और नाभिक के विखंडन, अगला टॉपिक क्या याद रखना आपको, नाभिक के विखंडन, इसकी परिभाषा, या फिर हल्के नाभिक जुड़ेंगे आपस में तो वो करेंगे मतलब संलयन। तो नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन, इनकी परिभाषा, और परिभाषा के साथ इनका एक रिएक्शन अभिक्रिया भी आपको लिखवाई होगी। जैसे उसमें यूरेनियम टूटता है क्रिप्टॉन और बेरियम में, इधर वो हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर हीलियम का नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, वो जैसे सूर्य के अंदर ये जो अभिक्रिया है नाभिक के सलेन वाली चलती रहती है। या पूछ सकता है नाभिक के सलेन पर सॉरी विखंडन पर कौन आधारित रहता है, तो उसमें अपन परमाणु भट्टी है, परमाणु बम, नियंत्रित में तो परमाणु भट्टी होती है, अनियंत्रित परमाणु बम होता है। तो वो उदाहरण के लिए पूछा जाएगा, छोटा सवाल है, बड़ा सवाल इसमें से नहीं है। ठीक है, नाभिक की बंधन ऊर्जा होगी। क्लियर। इस प्रकार से चैप्टर जो आपका नाभिक है उसमें से ये 3 नंबर के सवाल आएंगे। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 14 पे, जो इस अपने बुक का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 14 जो अर्धचालक है, कितने नंबर का है देखो, कुल अपने 5 अंकों का है। बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन अंक कितने मिलने वाले आपको, 5। अब इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव आधा नंबर का, एक शॉर्ट टाइप या मीडियम टाइप, और एक बड़ा सवाल 3 नंबर का जो आपको अथवा में दिया जाता है। तो सबसे पहले बड़े सवाल की बात करते हैं। बड़े में क्या होता है, या तो देगा आपको अर्ध तरंग दिष्टकारी, दिष्टकारी लिख लो आप, तो दिष्टकारी दोनों ही देखने आपको। रेक्टिफायर जो है चाहे तो अर्ध तरंग दिष्टकारी दे वो, और चाहे पूर्ण तरंग दिष्टकारी दे, एक तरफ तो ये दे देगा। अब इसको भी वो सीधा नहीं पूछता है, बहुत बार क्या करता है, इसके डायग्राम देगा आपको, वो तीव्रता वाला,
निवेशी वोल्टा और निर्गत वोल्टा, ठीक है। तो फिर वो पूछेगा कि इस चित्र को देखे और बताइए कि ये युक्ति कौन सी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में तो आदि तरंग को ही बदलता है ये इस प्रकार से, और आदि तरंग मतलब आउटपुट मिलता ही नहीं है। जबकि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में पूरी तरंग का ये क्या कर देता है, दृष्टिकरण कर देता है। तो नाम तो ऐसे पता चल जाएगा। फिर इनकी क्षमता याद रखनी है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी की क्षमता होती है 40.6 और 81.2 होगी आपके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की। और इसके अलावा अब बात करते हैं कि सर इसके अथवा में और क्या सवाल आ सकता है। तो अथवा में बनेगा आपके पीएन संधि डायोड की अग्र 22 या पश्च 22 यानी अभिनति वाला सवाल। अभिनति जोड़ते हैं अपन अग्र 22 में और पश्च 22 में, जिसमें अपन अभिलाक्षणिक वक्र भी बनाए थे अपन, अभिलाक्षणिक वक्र। अब अभिलाक्षणिक वक्र में आप देखोगे तो अग्र 22 में जो धारा है वो आपको मिलती है मिली एम्पियर में, ठीक है, धारा प्रवाहित होती है। पश्च 22 में सामान्य स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होती है, या हम कहते हैं कि माइक्रो एम्पियर में धारा प्रवाहित होती है। उन दोनों के फिर ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी परिभाषा, जैसे जेनर भंजन या एम्बुलेंस भंजन वोल्टा वाली परिभाषा वो याद रखनी है। और मेन इसमें छोटा सवाल जो आएगा वो ग्राही या दाता अशुद्धि, ग्राही या दाता अशुद्धि, दो वर्ग याद रखना है। एक तो आपको 13वां वर्ग और एक 15वां वर्ग। 13वें वर्ग के जो सभी तत्व हैं त्रिसंयोजित तत्व कहलाएंगे और ग्राही अशुद्धि के रूप में जाएंगे, ठीक है। वो वाले बैंगन आलू गाजरीन थैला वाले जो भी है, बोरोन है, कार्बन अपने एल्यूमिनियम है, ये सारे। और 15वें वर्ग वाले जो पंच संयोजित तत्व हैं वो आपके रहेंगे दाता अशुद्धि के रूप में, ठीक है। तो छोटा सवाल आएगा इनमें से आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। और बड़ा सवाल आएगा 3 नंबर का, वो अर्ध तरंग दृष्टिकारी या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी या फिर पीएन संधि की अग्र 22 या पश्च 22 में। एक इसमें नंबर 1.5 नंबर का सवाल और बच गया। इसमें आपको याद करने हैं पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक, और इनको भी ऊर्जा बैंड के आधार पर करना। आपको इस आधार पर करना है, सीधा सिंपल नहीं देगा, ऊर्जा बैंड के आधार पर समझाइए। अब ऊर्जा बैंड के आधार पर नॉर्मली तो अपन क्या करते हैं, पी टाइप में मिला देते हैं कौन सी, दाता शुद्धि, सॉरी ग्राह्य शुद्धि, और एन टाइप में मिलाते हैं दाता शुद्धि और सामान्य वो बन जाते हैं। लेकिन ऊर्जा बैंड में एक्स्ट्रा क्या करना होता है, ऊर्जा बैंड में जब आप अशुद्धि मिलाते हो ना तो क्या होता है, एक में तो क्या होता है कि जो संयोजी बैंड है उसके जस्ट नीचे अति अल्प एक बैंड का निर्माण होता है ग्राही ऊर्जा स्तर का, और एक होता है अपने चालन बैंड के जस्ट, एक तो संयोजी बैंड के जस्ट ऊपर और एक चालन बैंड के जस्ट नीचे। तो वो क्या होता है, एनर्जी का जो गैप है, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान वो थोड़ा कम हो जाता है और उससे चालकता उसकी बढ़ जाती है। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर आपको पी टाइप एन टाइप ये समझना है, और ग्राही और दाता शुद्धि की उदाहरण, और लास्ट में अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग, ये सारी जो टॉपिक है आपको अच्छे से पढ़ के और आराम से निश्चिंत होकर सुबह पेपर देना है। और आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।